कल्पना की कल्पना में मैं कल्पता ही रह गया, और चाहा में एक साधना की भटकता ही रह गया। चुन लिया था सुमन को मैंने पूजा के वास्ते, अर्चना ना हो सकी माला को ढूंढता ही रह गया। तो ये भाव होते हैं अपनी बात को प्रदर्शित करने के, कि कोई आदमी पूजा करना चाह रहा था और उसको इन सामग्रियों की जरूरत थी, वो सामग्रियां नहीं मिली। मतलब इसमें यह थी कि कल्पना थी, और जब आदमी में कल्पना की शक्ति का जब संचार हो जाए तो वो पता नहीं किस हद तक लिखता है, और वो जो सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, बहुत सारी चीजें लिख देता है। कह कर ना भी जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंच गए कवि। आज जो है पंजाब हरियाणा गेल गेल में हमारे साथ जो है, मैं कवि कहूँगा, धर्मवीर जी DPRO हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी जो कला लेखन है वो बड़ी प्रसिद्ध रही। जब इन्होंने हरियाणा सरकार में नौकरी करते थे, फिलहाल जो है रिटायर्ड हो गए, अपनी दूसरी सेवाएं देने लग रहे हैं, तो उस टाइम इनकी कल्पना शक्ति इतनी मजबूत थी कि बैठे बैठे जो है वो कहे ना, बिंद चट मंगनी पट ब्याह, बिंद तो मैं किसी ना किसी टॉपिक पे कोई ना कोई गाना या लिख दे कर थे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी के पंजाब हरियाणा गेल गेल में। धन्यवाद। चढ़ती कला टाइम टीवी के जो मंच पर मेरे को बुलाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपकी जो लेखन कला है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप जो है ना बिंदक में कुछ ना कुछ लिख देते हो, और मैंने आपका जब देखा, आपसे कोशिश करी कि बात करेंगे तो मैं सफल होया उसमें। तो आपने बहुत सारे गाने लिख दिए टाइम टू टाइम। एक आदमी जैसे कि आप अगर बात करो कि कोरोना काल पे आपने गाना लिख दिया, सर्जिकल स्ट्राइक पे गाना लिख दिया, जब भी कोई घटना समाज में घटा है आपका गाना एकदम आ जा, जैसे कि पहले ही तैयार कर रखे हो आपने। इतनी कल्पना शक्ति सर कैसे? देखिए सतीश जी, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं सामयिक लिखता हूँ, समय पर लिखता हूँ। समसामयिक। अब कोई भी किसी तरह की घटना होती है और उसका समाज पर और या राष्ट्र पर कितना प्रभाव पड़ता है। हम कई स्थितियों में भाईचारे को सहेजने और संजोए रखने के लिए भी काम करते हैं। जब राष्ट्रभक्ति का विषय आता है तो राष्ट्रभक्ति पर लिखते हैं। सरकार में मैं कई जिलों में DPRO रहा हूँ, स्वाभाविक है कि जो भी सरकार हमारी सरकार जैसे अच्छे काम किए हैं तो उसके बारे में भी एकदम जो है ना भाव आ जाता है मन में, जो आप बोल रहे थे। तो एकदम है ना माइंड है ना जो स्तर्क हो जाता है क्योंकि इस विषय पर आपने कुछ लिखना है। और जब मैं कलम उठाता हूँ ना फिर मैं 2 लाइन लिखता हूँ, और फिर 2 लाइन लिखने के बाद है ना उसका सारा का सारा कंटेस्ट है ना लास्ट तक शीर्षक पहले ले लिया। हाँ, बस 2 लाइन के बाद है ना वो फिर सारा का सारा, क्योंकि रॉ मटेरियल होता ही है, तो सारा का सारा मेरे ख्याल में 1 दिन में ठीक ठाक हो जाता है। और उसमें यदि करेक्शन छोटी मोटी ठीक करनी है तो आप समझ लो कि 2-3 दिन में बढ़िया गाना तैयार हो जाता है। तो दर्शकों, ये एक लिखने की कला आपने सीख ली कि मन में कोई शब्द एक ले लो और उस शब्द पर लिखते चले जाओ, यही इनकी बात है। तो लिखने की बात करें धर्मवीर जी, अधिकारी होने के नाते आपने जो है करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, जींद में कई जगह पे काम किया, यमुनानगर पे काम किया। उस दौरान मैं आपकी जो है कई कहानियां पढ़ा कर था, अखबार में पढ़ता था मैं गाँव की कहानी। और आपका जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो गांव के टच में ज्यादा है। आप बड़ा प्यार करते हो हरियाणा की संस्कृति से, अपनी जो विरासत है उसको संभालने में आप अपना योगदान दे रहे हो। तो इस तरफ आप कैसे बढ़े, इतना लगाव कैसे हुआ? सतीश जी, संस्कृति से तो आप भी प्यार करते हो। आपका ये तुर्रा बता रहा है, धन्यवाद जी, आपका परिधान जो बता रहा है, मैं तो देसी ये हमारी संस्कृति को, हमारे सामाजिक मूल्य को, हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे नैतिक प्रतिमानों को प्रदर्शित और परिभाषित कर रहा है जी। आपको देखते ही किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कड़ेगा भाई कितना है, तू कहाँ का आया, वो जरूर आपने नहीं देखेगा ये सोरा हरियाणा का लाग है भाई। तो स्वाभाविक है हमारा परिधान बताए और नुका कर धोती कुर्ता ओढ़ खंड का, हमारे दूध दही के खाने का, और दूर सारे में खड़ा दिखा ये छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का। सही बात है। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को प्रदर्शित और परिभाषित करते हैं। गांव के अंदर बुजुर्ग आदमी है ना जो खंड का रखते थे, बेशक आज थोड़ा बहुत फर्क हो गया, अदरवाइज आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में ऐसी स्थिति है कि लोग पगड़ी बांधते हैं, धोती भी बांधते हैं। और आप देखो को एक फैशन सा हो गया है
कि जब भी ब्याह शादी होती है या कुछ और होती है, लोग अलग दिखना चाहते हैं, कोट पैंट के छोड़ करके वो सोचते हैं धोती खंड का बांधो भाई आप। अच्छा हाँ, आपने पूछा है कहानियों के बारे में। जब मेरी यमुनानगर पोस्टिंग थी, मैंने लिखना तो मैंने पहले शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर 2-3 अखबार थे, वो कहानियों को उठाते थे। उस वक्त जनसत्ता होता था, ट्रिब्यून में भी लगती थी, अजीत में भी लगती थी, और हमारे ये जैसे अर्थ प्रकाश में भी, ये भी काफी पुराना है, ये भी उठाते थे ये स्टोरियाँ। और अच्छी स्टोरी है तो बड़े पेपर पंजाब केसरी भी उठा लेते। उसके अंदर ये था कि गांव के अंदर जैसे है ना हम जाते हैं, मेरी आदत थी, मेरी जैसे यमुनानगर पोस्टिंग रही, मैं गाड़ी ले या फिर टूर पर गए तो निकल गए गांव में, और उस गांव में ये है कि कोई मंदिर देखा तो मंदिर की बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उसके अंदर बुजुर्ग कोई है कितने साल का है, वो उसके कंठबद्धता है कि अलाउद्दल भी है, और वो महाभारत के बारे में बेशक वो अनपढ़ थे लेकिन कंठबद्धता बड़ी अच्छी थी। वो किसी कोई सैनिक रहा जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी है उसके बारे में लिख दिया, तो या फिर यह तत्कालीन जो सरकार रही है वो वहाँ पर क्या काम कर रही है, सरकार की योजनाएं परियोजनाएं कैसे प्रदर्शित और परिभाषित हो रही है, तो कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, या फिर कोई नदी निकल रही है साथ में को उसका क्या मतलब है। तो छोटी छोटी चीजें, कोई पुराना दरख्त खड़ा है, आर्टिकल बन गया। इस बात को पूछने का मेरा मतलब यूँ था कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी जो है लिखना सीख सके। कैसे लिखे, आजकल टाइम आ गया प्रेस नोट का। हाँ, प्रेस नोट छपते हैं, सीधे प्रेस नोट आया, थोड़ा बहुत उसमें एडिट किया और प्रेस नोट छाप दिया। लेकिन जो आपने काम करा ये काम है ग्राउंड लेवल का। किसी गांव में गए, वहाँ आपने कोई कुआं देख लिया पुराना, उसके ऊपर का पूरा फीचर लिख दिया, तो ये आपकी काबिल तारीफ बात थी। तो आज तक अगर मैं बात करूँ, कितने गाने लिख चुके हो? गाने तो मैं सही से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ तो काफ़ी तो आ गए हैं फील्ड में, उतर गए हैं मार्केट में, और कुछ पाइपलाइन में। और मेन तो ये है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं आपका बीच में रोकना लग रहा, आप तो अपने गाने भूल गए लेकिन मेरे आपके गाने याद हैं। आपने गाना लिखा था कि राम के वंशज है, मंदिर वहीं बनाया, मंदिर वहीं बनाया है। मतलब इसमें राजनीति की अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष दो दरों में, और वह इल्जाम लगाते कर रहे थे भाई मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। देखिए तो ये यहाँ अगर हम बात करें, आपने टोक दी बात, ये ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लोकार्पित किया था, इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर कर्णेश्वर मंदिर में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, ट्विटर पे भी लगाया, हाँ उन्होंने ट्विटर पे भी लगाया, ऐसा मुझे जानकारी थी कि वो श्री राम का मंदिर है ना, उसको लेकर के था, श्री राम के वंशज हैं, मंदिर वहीं बनाया है, श्री राम के वंशज हैं, मंदिर वहीं बनाया है। और 22 जनवरी सन 24 को नया सवेरा आया है, और ये गाना खूब चला और लोगों ने पसंद भी किया, हजारों लोग इसको देख चुके हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम भगवान राम से दूर जा ही नहीं सकते, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, भगवान कृष्ण से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसी सिस्टम के अंदर पैदा हुए हैं। वहीं से हमने बोलना सीखा है, राम जी सीखी है, राधे कृष्ण सीखा है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हम अपनी संस्कृति को प्रदर्शित और परिभाषित करना, उसको आगे ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। नई संसद बनी, आपने तुरंत गाना लिख दिया उस पर। नई संसद बनी, नई संसद से नया सवेरा, इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया था। और भाव क्या था इसमें? भाव तो मैं सारी चीजें कई बार, हाँ मेरे पास है, रिकॉर्ड है, यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना सकता हूँ। इसके अंदर बहुत मैटर मेरे पास है। ये था, इसके अंदर जैसे ही नई संसद बनी और बड़ा हो हल्ला हुआ है, भाई ये तो पता नहीं मोदी जी ने क्या कर दिया। अरे मोदी जी की सोच बहुत ऊंची है, जहाँ किसी की सोच खत्म होती है ना, वहाँ तो उनकी शुरू होती है। ऐसे व्यक्तित्व है, उन्होंने देश को इतना ऊंचा उठा दिया। मैं उनकी कार्यशैली को बड़ा पसंद करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये था, राष्ट्रवादी सोच शिखर पे हिंद मारे की ऊंची शान, राष्ट्रवादी सोच शिखर पे हिंद मारे की ऊंची शान, और नई संसद से नया सवेरा, लोकतंत्र की है पहचान। ये गाना लिखा था, और मैं डेट भी लिखता हूँ भी कब लिखा था। 28 मई सन 23 को नया सवेरा आया, लोकतंत्र के मंदिर में लगा खुशी का डेरा, प्रयासों को पंख लगाए, नक्शा खूब उकेरा, और सही समय पे सही फैसला,
न्यू सबने पाट्या बेरा हरियाणवी टच हम देते हैं भाई, हरियाणा के रहने वाले हैं तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, अरमान शिखर पे मोदी जी के, अरमान शिखर पे मोदी जी के पर्यटनों की चढ़ी कमान। ये जो आपके गाना सुनने लग गए ना, बात बड़ी लंबी जाएगी। बात ये आपने जब टोकी है तो सुननी पड़ेगी। अच्छा, ये पहला गाना आपने लिखा कब है? ये तो ये पहला गाना कब लिखा? अच्छा, पहला गाना तो भाई बात ऐसे है, वह तो ये मैं 1-2 इंटरव्यू में पहले भी बता चुका हूँ। ये लिखा जब मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था। ये कई बार मैंने 1-2 और भी चैनल पे बताया है कि जब मैट्रिक क्लास में पढ़ता था, हमारे गाँव में सांगी आते थे, भजनी आते थे, बड़े बड़े सांग होते थे। तो वो जैसे बोलते थे ना, वो वैसे अनपढ़ थे बेचारे, पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उनकी कंठवता बड़ी जबरदस्त थी। वो याद रहता था, कई कई सांग उनके याद थे। तो मैंने भी फिर राष्ट्रपति पर एक गाना लिखा था, भारत वीरों की धरती है, मान नहीं सह सकती है, और जिस देश के वीर बांकुरे हो वो चुप कैसे रह सकते। सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपने लिखा। सर्जिकल, आप पता क्या है, आप आप जल्दी है ना, फिर उसका रस खत्म ना करो, फिर उसको सुनो। देखो, सुनने के लिए हाँ, YouTube पे भाई, सुनने के लिए बात यह है कि YouTube पे आप हमने जानकारियां इकट्ठी करनी, सुनने के लिए YouTube पे आपके सारे के सारे गाने पड़े हैं। दर्शकों से धर्म की कलम DPRO, धर्म की कलम DPRO के नाम पे अगर आप सुनना चाहो तो उसमें काफी है, जरूर सुनो। अब मतलब ये था, अभी सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने गाना लिखा, आंकड़े कहाँ से ले आई? सर्जिकल स्ट्राइक पे देखिए, ये अभी फिर वो करेड़ूंगा तो फिर आप यूं कहेंगे थोड़ा वो चलेगा। तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं, आंकड़े पता क्या, आंकड़े तो देखो, आप अखबार के टच में रहो, आप किसी भी 2-3 पेपरों का एडिटोरियल पढ़ लो, संपादकीय पढ़ लो, वहां पर चीन के साथ गलवान में झड़प हुई, ठीक है। एक उड़ी के अंदर जो है ना, पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों पर मतलब अटैक किया। तो इसमें तवांग की घाटी में जब युद्ध लड़ाई हुई, हमारे सैनिकों में बड़ा अच्छा मतलब प्रदर्शन किया और बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको। तो क्या उन पर लिखना नहीं चाहिए? पंजाब हरियाणा गेल हमारा प्रोग्राम है, तो एक क्वेश्चन में बीच में लेके चलूंगा। मैंने कहा था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि होने के नाते पंजाब हरियाणा के जो रिश्ते हैं उनको आप कैसे देखते हो? क्योंकि जब किसान आंदोलन चला तो समाज में न्यू कहवा भी रिश्ते मजबूत हुए ज़्यादा, आप कैसे देखते हो? देखिए, जड़ों को कोई दूर नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये हमारा जो ये एरिया है ना, इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। वो मजबूत क्यों है? ब्याह शादी है, रिश्ते नाते हैं। और थोड़ा पीछे हट के देखो तो नंदा ने दिया रहा है भाई, आए जाए कर दे, उठे बैठे कर दे। और पता क्या है, वो भी जमाना था कि टाइम था, यदि हम 30 साल पीछे चले जाएं तो उसके अंदर जिसके शादी लड़के की या लड़की की होती थी ना, उसको पता ही नहीं लगा था। और जब ये ड्राम वाले अब दूध आता है ना, ये नहीं आया करता, ये पड़ोसी न्यू कहे करते भी फलाना कहे तो शादी है लड़की की, और शाम का टाइम तो ना उसका दूध दे आना है और तड़की का तोंदे का ये भाई। तो ये रिवाज था, मोल कुछ नहीं आया था, ऊपर काम हो जाए करता। तो इसलिए हरियाणा और पंजाब की तो जड़ें भाई बहुत मजबूत है। आपका जो प्रोग्राम है हरियाणा पंजाब गेल अच्छी बात है, और ये हमारी ऐसी संस्कृति है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, और ये चलती रहेगी। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का नाम जो है कुरुक्षेत्र से बड़ा फेमस है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, और उसके 48 कोस में सारे के सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। उन पर भी आपने एक गाना लिख दिया था कि सारे के सारे तीर्थ उसमें समा गए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी जो है इस पर एक अपनी बुकलेट बना रखी सारे तीर्थों की। वो बाद में आई, पहले आई, लेकिन आपका गाना जरूर था उसमें, वो था क्या? हाँ, ये था 48 कोस की परिक्रमा, कैथल का रूप निराला, और अध्यात्म की पुण्य धरा, अड़े खुले ज्ञान का ताला, ऐसा था। क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो परिक्रमा है, इसके अंदर कैथल जिला के अंदर सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक तीर्थ पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा वो जो KDB की पुस्तक है उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा तीर्थ है वो कैथल में पड़ते हैं। फिर कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद का, और फिर एक शायद अभी तो ज़्यादा उसके अंदर आगे नई लिस्ट आई है, पानीपत का भी है। तो मैंने 51 तीर्थों के ऊपर उनकी ड्रोनिंग करवाई थी, और वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होते थे प्रदीप दैया जी, और उन्होंने अच्छा वो सहयोग कराया। और उसके अंदर मेरे को चैलेंज मिला था, एक चैलेंज की बड़ी चुनौती मिली थी
मैं अम्बाड़ा से पोस्टिंग होकर के कैथल गया तो मेरे को बताया गया कि आप कुछ लिखते भी हो, क्योंकि जब 2 आदमी प्रशंसा करने वाले हैं तो 4 कुछ और कहने वाले भी होते हैं। तो मैंने वो चैलेंज उसको स्वीकार कर लिया था, हाँ जी मैं कैथल पे लिखूंगा, आप बताइए। नहीं आप अपने हिसाब से लिखे। तो केडीबी की पुस्तक मेरी मैं अलमारी में थी, दफ्तर की अलमारी में थी, मैंने वो देखी, वहाँ यार केडीबी की पुस्तक पढ़ी है। तो मैंने उसको देखे, जितने भी तीर्थ थे ना, एक हफ्ता 8 दिन लगा लो, 1 दिन फालतू लगा लो, उसके अंदर सारे के सारे काम करे, दिन रात काम करे। और वो मैंने गीता जयंती समारोह था, दिसंबर की बात है, उस पे ये गाड़ा जो है ना लॉन्च करवा दिया था। हम कौन थे ना भी समसामयिक घटना, हाँ सामयिक लिखते हो आप। जब हर घर तिरंगा चला तब भी आपने गाना लिख दिया। हाँ, हर घर तिरंगा। इसको 48 को उसकी परिक्रमा को इसको लॉन्च किया था डिप्टी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने, और पूरे अफसर वहां पर बैठे थे। और जो हर घर तिरंगा है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय सरकार मना रही थी, और उसके अंदर हर घर तिरंगा। देखो तिरंगा तो का नाम सुनते ही सार है ना, माइंड है ना कुछ और सोचने लगता है, मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है, क्योंकि हमारी आन बान शान का प्रतीक है, तो हमारी ताकत है तिरंगा। तो उस पर लिखा था, और उसको तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थी संगीता तित्रवाल जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और ये 26 जनवरी 15 अगस्त समारोह में भी चला। उसकी यदि आप लाइन सुननी है सुन तो लो, एक आधी लाइन। तिरंगे के बारे में नहीं सुनोगे फिर कब सुनाओ। ये था, पावन और पवित्र ऐसा जैसे माता गंगा, पावन और पवित्र ऐसा जैसे माता गंगा, और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर सजा तिरंगा। मोदी जी की अपील पे घरों पर तिरंगा लगाया गया था, और बड़ा बच्चे में जुनून और जोश था। साइकिलों पर, बुग्गी पर, ट्रैक्टर ट्राली पर, इवन के गांव में छान पर, और अपने अपने घरों पर वो तिरंगा सजा। इसमें आपकी एक लाइन में अपना गंगा माता की बात करी, लगा कि आप प्राकृतिक प्रेमी भी हो, क्योंकि कलम के तो आप धनी हो, इसमें कोई शक नहीं रहा। प्रकृति पे आपका नज़रिया क्या रहता है? क्योंकि एक मुझे पता चला था आपके बारे में कि आप किताबों की तरफ ही आपका रुख हो गया, किताबें लिखने की तरफ जा रहे, और एक दर्द लिखने लग रहे आप समाज का, पक्षियों का भी। पक्षियों का घोंसला किताब का आपका नाम था। क्या है ये सारा कुछ, इसमें विडंबना क्या है पक्षियों की? सब्जेक्ट है नीड, कहते हैं घोंसला है। घोंसला तो हमारा भी होता है, और पक्षियों के वो घर तो घर ही है, या पक्षियों का हो या पशुओं का हो, बाड़ा कह देते हैं, या फिर हमारा हो। हम इतनी सुविधा हो में रहते हुए भी संतुष्ट नहीं है, और वो एक आलने में भी संतुष्ट है। अब मैंने उस पर लिखा था, अब आज के नए बच्चे है ना, बाजार से हालना मोल लेकर के आते हैं, हालना, और वो घोंसला वो टांगते हैं कि इसके अंदर भाई चलो ये रह जाए। हम छोटे बच्चे होते थे जब देखते थे कि वो चिड़िया थी ना, गोरैया, और वो जो काबरी जिसको हम कह देते हैं, और वो छोटे छोटे आलने बनाती थी, और उसके अंदर वो अंडे और बच्चे होते थे। और जब हम शरारत करते थे, कोई भी बच्चा कर देता था, बुजुर्ग आदमी धमका देते थे, ना भाई इसको ना टोकिए, ठीक है। अब तो उसको कुछ लोग है ना, उसको वो कर देते हैं, खुर्द-बुर्द कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस मतलब बड़ी वैसे विडंबना है ये, क्योंकि इस पे बहुत कुछ लिखा जा सका। आज का टाइम ऐसा रहा, खेती के तौर तरीके बदल दिए, पेस्टिसाइड का उसमें प्रयोग होने लग गया। जब हम खेत में बीज भी डालेंगे उसमें भी दवाई लगा कर डाल लेंगे भी, ताकि कोई पक्षी ना खा ले। अगर पक्षी ना खा लिया तो हमारा बीज कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं देखते भी पक्षी खाएगा ना पक्षी भी मरेगा। तो विडंबना तो बहुत बड़ी। आपने बचपन में देखे होंगे, आप मैंने भी पता है, काफ़ी जो से 30 साल पुराने 25 साल पुराने गांव में जैसे भी है ना, एक गोरैया होती थी, वो चिड़िया होती छोटी सी, वो खत्म होगी या कम होगी, बिल्कुल नहीं दिखती। एक लाल सा चिड़ा होता था साथ में, तो वो हम जैसे है ना, कई बार आप वो गांव में पशुओं को, डांगरों को घास घेरने की टोकरी होती है ना, उसमें इतनी बड़ी डंडी ही उड़ा देते थे और उसको बांध देते थे, ताकि उसको खींच लेते थे, फिर वो उसमें आ जाती थी, उनको पकड़ते थे और फिर उसके बाद में खेल के छोड़ देते थे। तो वो है ना गोरैया जी से वो चिड़िया आज दिखाई नहीं देती, और बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए मैं एक इसी विषय के ऊपर एक थोड़ी सी शुरू करी है कि पुस्तक, टाइम तो पता नहीं कितना लगेगा लेकिन शुरू करती है।
तो चलो एक दर्द है आप समाज के सामने ले आने लग रहे, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत भी है। और आजकल के जो युवा छोरे हैं ये बाजेंगे अपनी संस्कृति पे, संस्कृति ने छोड़ने लग गए, माता पिता की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं उनका, ये कहूँ मैं कि पूजन नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। तो इस तरफ आप कैसे देखते हो? बात आपको इसलिए क्योंकि आप धरातल से जुड़े हुए हो और आपको बड़ा प्यार है इन चीज़ों से। अगर हमने अपने बच्चों को अब उनके माँ बापों के साथ जोड़ना हो ताकि उनकी सेवा करो, बुजुर्ग हमारे गांव में रहे हैं और हम जो है शहर में रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। किस तरह से देखते हो इसको? आप अपने अतीत को देखो, पीछे देखो ना, आप पीछे तो देखते नहीं। अब 4-4, 5-5 बालक होते थे हैं, वो एक बुजुर्ग के सामने कोई बोलता ही नहीं था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी। और ताऊ चाचे भी यदि गलत काम कर देता था ना कोई, ताऊ चाचे भी पीट दे कर दे, धमका दे कर दे। आज कोई है धमकाने वाला? एक एक 2-2 बालक हो रहा है, वही सहमी हो जाए और वो बात ने समझता नहीं। और वो यदि आप अतीत को देखो ना, अब जो बुजुर्ग आदमी है उनकी बात सुननी चाहिए। वो पैंद और सिरहाने पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था भाई, पैंद जो है ना, जब पैंद मैंने बैठेंगे ना पैंदों की तरफ, तो वहां ज्ञान का भंडार मिलता है। और आप सिराने बुजुर्गों के बैठ नहीं सकते, वो कितना बड़ा अफसर हो वो बैठ ही नहीं सकता। और यदि बैठ गया तो बुजुर्गों की आंख उनको बताएगी कि तू गलत बैठ गया भाई, तेरा स्थानीय हानि, इशारा कर देंगे, इशारा कर देंगे। और नहीं करेंगे तो कोई न कोई ऐसा हमारा बेबाक बुजुर्ग होता है, वो धमका देता है यार तू यहाँ, क्या पता कोई तो कान पे भी दर्द आएगा। नहीं कान पे तो चलो अब आजकल के मैं वहाँ तो नहीं कहूँगा, वैसे पहले कर देते थे काम ऐसा, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता। और हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारे सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य है, नैतिक प्रतिमान है, वो अतीत से सीखो। नैतिक मूल्य की ही बात हम कर रहे थे कि सरकारों का ध्यान भी इस तरफ गया। आप सरकारों में बड़ा रहे बीच में, क्योंकि आपने ऐसे विभाग में काम किया जो समाज को और सरकारों को जोड़ने का काम करता है। अब सरकारों ने वृद्धाश्रम खोले, क्या सोचती इसके पीछे? देखिए, सरकार तो हमेशा ही अच्छा ही सोचती है भाई। कुछ जो बुजुर्ग है ना, माँ बाप को मतलब कुछ युवा जो लोग हैं वो नहीं समझते, तंग कर देते हैं, तो बुजुर्गों ने सोचा भाई चलिए यहाँ बैठेंगे। और उसका मतलब ये नहीं था कि इसको मतलब ये आश्रम खोल दिया, वहाँ पर कुछ ना कुछ ये भी था कि गाँव के विकास की डिस्कस करें, गाँव की प्रगति की डिस्कस करें, और हमारी महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा। आजकल हमारा हरियाणा महिला चौपाल भी आ गई, इसमें महिला चौपाल भी आ गई। और सुनो, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ अपना मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ने केस लड़ा कि पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए और महिलाओं का पूरा उसमें योगदान होना चाहिए। और वो लड़े और वो पढ़ी लिखी पंचायतें भी आ गई और बड़ा अच्छा सिस्टम चले। और अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, और वो भी जो उस पैटर्न के ऊपर है ना, उन्हें भी सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपकी जो बात है वो पंजाब और हरियाणा गेल तो हम नेचुरल है कि पंजाब और हरियाणा गांव तक आपका जाना रहा। महिलाओं की भी आपने बात कर दी, उसमें चौपाल की बात आ गई, और आपने बात करी उनके अधिकारों की। चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो उस तरह से काम कर पाती हैं? क्योंकि एक विचारधारा होती है गाँव की भी, महिला काम करेगी, रबर स्टैंप तो नहीं। मेरी सुनो बात, अब वक्त बदल गया। अब अधिकारी भी ये कहने लगे कि सरपंच पूछने लगे भी सरपंच कौन है, तो स्वाभाविक है। और पढ़ी लिखी महिलाएं मैदान में आ गई, अपनी उनकी बड़ी ऊंची सोच है, अपनी बेबाकी से काम करती है। 1% तो को तो छोड़ो, वो तो देखो अपवाद, वो तो कई बार हो जाता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं है ना बड़े फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रही है। अब कोई सा क्षेत्र देख लो, सामरिक क्षेत्र देख लो, अध्यात्म देख लो, और एजुकेशन देख लो, और स्वास्थ्य देख लो, कबड्डी का मैदान देख लो, गोल्ड मेडल हमारी सोरी लैंड लग रही है। तो हरियाणा का तो रुतबा भाई न्यारा है, और वो तो बताने भी लग रहा, तेरा परिधान भी बताने लग रहा। चलो धर्मवीर जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा था, जानकारी आपके पास बहुत अच्छी थी। कोशिश ये है कि विरासत को बचा के रखें, और जो हमारी ये विरासत है ये जाए सामने। आपसे बहुत कुछ सीखा, लिखना कैसे है ये सीखा, आप कोई शीर्षक ले लो, बहुत सारी बातें आपने बताई, और समय पे आप लिखोगे तो लोगों का ध्यान जाएगा। जैसे हमारा भी आपकी तरफ ध्यान गया, क्योंकि आप एक ना क्या करना, वो टाइम बीत जाए फिर गीत अड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं होता। आप टाइम पे लिखते हो। तो फिलहाल आपसे विदा लेने का टाइम हो गया। विदा लेने से पहले एक बात और सुनो। बोलो जी बोलो। अब नया गाना आयुर्वेद पा रहा है,
और किसी आयुर्वेद के ऊपर अभी है रामदेव जो हमारी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे 8 बजे जो आते हैं और लोगों को समझाते हैं, योग के बारे में बताते हैं, उसके ऊपर नया गाना है और 2-4 दिन में वो आपके बीच में आ जाएगा। वो कैसा पता है उसके बोल के हैं? उसको हरियाणी टच है। धाकड़ बाबा देश मेरे का ऊंची ठाड़ी शान और योग गुरु श्री रामदेव की दुनिया में पहचान, सुनो तुम दुनिया वालों। मना नहीं लगा था रणबीर जी, आप सरकारी देसी हो। नहीं सरकार के जब ऐसी सारे बाबा रामदेव पे कौन सा मंत्रालय है भाई मैं उसकी वो कर रहा हूँ, मैं तो नहीं मैं तो वो हमारी संस्कृति। देखो मेरी बात सुनो, जो देश हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो हमारी संस्कृति की बात करेगा, जो हमारे आयुर्वेद सिस्टम की बात करेगा, ठीक है, जो हमारे अपनेपन की बात करेगा उसके ऊपर लिखूंगा भाई। और हमने अच्छा ही बात लिखने में कोई बुराई नहीं। अच्छी बात है, समाज हितैषी होना चाहिए, तो फिर सरकार भी समाज ही है समाज हितैषी होना चाहिए। तो फिलहाल जो है वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। हमारा वादा है कल फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, और कोशिश रहेगी कोई नया मुद्दा आपके सामने लेके आए, उस पर चर्चा करेगा कि समाज की जो है वो नुहार जो है वो बदली जाए। फिलहाल दो इजाजत, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, राम राम।